गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर 7 सोच अपनी अपनी समझ लिया था अगले लेक्चर में। आगे देखते हैं। हमने स्वाध्याय भी देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहुँचे थे। क्वेश्चन नंबर 2 में उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो मैंने बोला था कि आपको आए तो आप अपने आप से करने की कोशिश करना, वरना मैं वापस कराऊंगी। तो चलो देखते हैं कि उदाहरण में लिखा है नियम प्लस इत, नियमित। ओके, तो ऐसा हमें बनाना है। तो पहला है विदेश, तो लिखिए विदेश प्लस ई, विदेशी। विदेश प्लस ई, विदेशी। दूसरा है प्रकृति, तो लिखिए प्रकृति प्लस इक। प्रकृति प्लस इक मतलब कि प्राकृतिक, प्राकृतिक। तीसरा है पुत्र, तो पुत्र प्लस ई, पुत्री। पुत्र प्लस ई, पुत्री। चौथा है लापरवाह, तो लापरवाह प्लस ई, लापरवाही, लापरवाही। उसके बाद है चंचल, तो लिखिए चंचल प्लस ता, चंचलता। चंचल प्लस ता, चंचलता। बाद में है यंत्र, तो लिखिए यंत्र प्लस इक, यंत्र प्लस इक, यांत्रिक। यंत्र प्लस इक, यांत्रिक। उसके बाद है मानव, तो लिखिए मानव प्लस ता, मानवता। मानव प्लस ता, मानवता। उसके बाद है हस, हस प्लस ई, हसी। हस प्लस ई, हसी। क्वेश्चन नंबर 3 है चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। तो एक लड़की खड़ी है, उसके पास घड़ी है। तो 2 लाइन हमको दी है कि घड़ी लगी दीवार पर। घड़ी कहाँ लगी है? दीवार पर। टिक टिक कर तू चलती है, मतलब उसकी आवाज़ है वो कैसी है? टिक टिक। अब 2 लाइन हमें बनानी है। घड़ी लगी दीवार पर, टिक टिक कर तू चलती है, स्कूल जाने का समय हुआ, स्कूल जाने का समय हुआ, मैं भागकर जाती हूँ, मैं भागकर जाती हूँ। आप अपने आप भी लिख सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर 4, देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताइए। तो पहली बात है कि देश की उन्नति के लिए या तो विकास के लिए किसान है वो भी मेहनत करता है, और सैनिक है वो भी अपनी मेहनत करता है। किसान कैसे मेहनत करता है? तो अनाज पकाकर। और सैनिक कैसे हमारी रक्षा करता है? तो कि हमारी देश की सेवा करता है वो। तो दोनों हमारे लिए अच्छे हैं, हमारे लिए रक्षा करते हैं। तो आपको क्या बनना है, किसान या सैनिक, और क्यों? तो इसके बारे में आपको आपके मित्र को पत्र लिखना है। ये मैं आपको स्टडी मटेरियल में भेज दूंगी। ओके, आप देखकर लिख लेना, कल या परसों या तो अगले लेक्चर में भेज दूंगी। क्लियर? अब देखते हैं भाषा सज्जता। तो पहला है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। आपको लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना और समझना है। तो पहला देखते हैं निधि बहुत काम करती है, बहुत। रुद्र बहुत हंसता है, दिव्येश और चिराग बहुत घूमते हैं, जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की, मुझे आज बहुत खुशी है, कल सविता बहुत हंसी थी। तो ऊपर दिए वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि रेखांकित शब्द बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लड़का है, लड़की है, एक है, 2 है, कुछ भी हो, लिंग का फेरफार हो, वचन का हो, काल का हो, बदलने पर भी शब्द जो बहुत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो बहुत का बहुत ही रहा। तो जिन पदों के रूप,
लिंग, वचन, काल या कारक के कारण नहीं बदलते, अर्थात कि जो सदैव एक से बने रहते हैं, बहुत का बहुत ही होता है, उन्हें अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव। जिनमें व्यय न हो अर्थात तो विकार या परिवर्तन न हो, उसको हम अविकारी पद कहा जाता है, मतलब कि उसमें कोई चेंज नहीं आता है। जैसे कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों को ध्यान दीजिए। ये भी आपको समझना ही है। एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है। एक लड़की धीरे धीरे चल रही है। पहले लड़का था, फिर लड़की आई। कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं, ये बहुवचन हो गया कि कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं। बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही, अब लड़कियां की बात आई, बहुवचन, तो भी वो धीरे धीरे ही रहा। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, मेरी बात हुई तो भी मैं धीरे धीरे ही लिखा। हम धीरे धीरे चलेंगे, मतलब हम सब धीरे धीरे चलेंगे, तो भी वो शब्द है वो धीरे धीरे रहा। तो उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त धीरे धीरे शब्द ऐसा है जिसका प्रयोग पुल्लिंग में हो, एक वचन में हो, एक वचन कर्ता लड़का हो, स्त्रीलिंग में हो, बहुवचन लड़कियां हो। अंतिम विधान में काल परिवर्तन भी हुआ है, देखो, जैसे कि चलेंगे, मतलब वो भविष्य हुआ, तो फिर भी धीरे धीरे शब्द है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इसको हम कहते हैं अवयव। क्लियर? अवयव शब्दों की सूची कौन कौन सी है? तो और, तथा, अथवा, या, वा, अहा, कल, अधिक, धीरे धीरे, ऊपर, बहुत, ये सब शब्द है वो वैसे कि वैसे रहते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसे पद ढूंढिए जो अवयव है। जैसे कि उमंग और स्मित घर चले गए, तो इसमें कौन सा है अवयव? तो और, हमें यहाँ लिखा हुआ है और, तो पहले में क्या आएगा? और, ये आपको लिखना है अपनी बुक में। उमंग और स्मित तो और है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो अवयव शब्द कौन सा हुआ? और। दूसरा है तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फ़ोन, तो हमको यहाँ दिया ही है कि या, तो कौन सा शब्द अवयव हुआ? या। क्लियर? तीसरा है वाह क्या कैच लिया है, तो वाह शब्द है वो अवयव है। दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी, तथा है वो अवयव है। वह तेज दौड़ा, तो तेज। क्लियर? तो आपने जिन शब्दों को अवयव के रूप में चुनना है, क्या वे अवयव पद है? चर्चा कीजिए। अब योग्यता और विस्तार। वाद विवाद के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि वक्ता को केवल अध्यक्ष को ही संबोधित करना चाहिए। कार्यक्रम में किसी वरिष्ठ, सम्मानीय, अनुभवी व्यक्ति को भी अध्यक्ष बनना जाता है, तो जब कार्यक्रम होता है तो उसमें सिर्फ अध्यक्ष को ही संबोधित नहीं किया जाता। जितने लोग वहाँ होते हैं, सम्मानीय, हमसे बड़े या तो कुछ अच्छे पद वाले, तो उस व्यक्ति को भी अध्यक्ष बनाया जाता है। अब वाद विवाद में भाग लेते समय अशिष्ट शब्दों को प्रयोग से बचना चाहिए। जैसे कि जो शब्द प्रयोग हम रोज़ की बोली में करते हैं, घर में करते हैं, वैसे बोलने चाहिए नहीं। किसी भी प्रतियोगी पर व्यक्तिगत रूप से आक्षेप आदि नहीं करना चाहिए, मतलब किसी को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। जब वाद विवाद चल रहा हो तो आपको समूह में बात करनी है, किसी एक पर आपको निशान नहीं टांगना है। तीसरा है विरोधी के तर्कों का खंडन करना। अपने कथन की पुष्टि करते समय शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। वाद विवाद में क्या होता है, एक पक्ष और दूसरा पक्ष उसका विरोध होता है, तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि विरोधी की तर्कों, मतलब वो जो बोले उसका हमें नेगेटिव में आंसर देना है, लेकिन उसमें शिष्टाचार होना चाहिए। विषय का प्रतिपादन तार्किक, क्रमबद्ध तथा प्रभावशाली होना चाहिए, मतलब कि वो योग्यता के रूप में होना चाहिए। जैसे होना चाहिए मतलब कि क्रमबद्ध, मतलब पहले कौन सी बात आई, दूसरी बात कौन सी आती है, तीसरी बात कौन सी आती है, किसको प्रभावशाली देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। लास्ट है वाद विवाद में प्रत्येक वक्ता को अपनी बात कहने के लिए प्राय 3 से 5 मिनट तक का समय दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति को अपनी बात रखने के लिए 3 से 5 मिनट का समय दिया जाता है, अतः निर्धारित समय सीमा में ही अपनी बात समाप्त कर लेनी चाहिए। जो समय हमको दिया है उसमें ही हमको अपनी बात खत्म करनी होगी। अब है चैप्टर 8, माँ कहो एक कहानी।
उसकी मम्मी को बोलता है एक बच्चा कि माँ मुझे एक कहानी कहो। इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उसकी रुचि थी, मतलब उसमें उसको रस था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। खड़ी बोली मतलब कि जो हम रोज उपयोग करते हैं वैसी बोली। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने के एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मतलब कि जो उसको भारतीय जीवन में कहना है उसको उसने अपनी कविताओं में लिया है। खड़ी बोली हिंदी में आरंभिक उन्नयाओं से एक है, मतलब कि जिसकी हमें चर्चा करनी है। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयेंद्र वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ है। इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। अब इस काव्य में क्या है, तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जो मारता है उससे बड़ा कौन होता है, उसे बचाने वाला। यह उक्ति चरितार्थ हुई है, मतलब कि यह सच हुआ है। गौतम बुद्ध के जीवन से ये कविता ली गई है। सवान शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है। गौतम बुद्ध की जो बचपन की एक घटना है उसके बारे में बात की है, जिसे उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है। मतलब उसको मुझे कहानी सुनाओ ऐसा आग्रह करता है, जिसे उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। अब हम काव्य देखते हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। अब बेटा बोलता है अपनी माँ से, माँ मुझे एक कहानी कहो ना। तो माँ उसे आंसर देती है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। क्या बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। तो बेटा बोलता है, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। मतलब कि मुझे मेरी नानी ने कहा है कि तू मेरी नानी की बेटी है। अब चेटी मतलब कि जो वहाँ काम करती है वो महिला, दासी। क्या बोलते हैं हम, दासी। तो दासी ने मुझसे कहा है कि तू मेरी नानी की बेटी है। कहो माँ कहो, लेटी ही लेटी राजा था या रानी। माँ आप लेटी लेटी मतलब कि सोते सोते ही मुझे कहानी सुनाओ। राजा था या रानी, किसकी कहानी सुनाओगी। माँ कहो एक कहानी, माँ प्लीज़ मुझे कहानी सुनाओ। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तो माँ अपने बच्चे से बोलती है कि तू बहुत जिद्दी है, ले सुन। उपवन में बड़े सवेरे मतलब कि बगीचे में एक बड़े सवेरे को तात भ्रमण करते थे तेरे, मतलब तात मतलब तेरे पिता वहाँ भ्रमण कर रहे थे। मतलब कि वहाँ मतलब हमको चक्कर मार रहे थे तेरे पिता। जहाँ सुरभि मन मानी मतलब कि वहाँ का वातावरण था वो बहुत अच्छा था। बगीचा, सुरभि मतलब बगीचा। तो पूरा क्या हुआ, बेटा तू बहुत हठीला है, बहुत जिद्दी है। सुन मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन तेरे पिताजी थे, वो बगीचे में घूम रहे थे बड़े सुबह सुबह। तो बच्चा बोलता है, जहाँ सुरभि मन मानी मतलब कि बगीचे में। हाँ माँ यही कहानी मुझे सुननी है। अब माँ बोलती है, वण वण के फूल खिले थे, मतलब कि अलग अलग रंग के फूल खिले थे। झलमल हर हिम बिंदु झिले थे, मतलब कि जब सुबह होती है तो वहाँ झाकल बिंदु पड़ते हैं पानी के, तो वो उस जो फ्लावर होते थे, फूल थे, उस पे गिरे थे। हल्के झोंके हिले मिले थे लहराता पानी, मतलब कि पवन था वो लहरा रहा था और उसकी वजह से वो पानी था वो इधर उधर फैल रहा था। तो बच्चा बोलता है, लहराता पानी मतलब पानी इधर से उधर हो रहा था। हाँ हाँ यही कहानी माँ मुझे सुननी है। अब आगे माँ बोलती है, गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। अब आकाश में, खग मतलब पक्षी, तो आकाश में से पक्षी पसार हो रहे थे और पक्षी थे वो मधुर स्वर में गा रहे थे। तभी सहसा मतलब तब ही एक हंस आकर नीचे गिरा।
कहाँ गिरा? नीचे। गिरा बिंदन होकर खद सर से हुई पक्ष की हानि, मतलब कि जो पक्षी था वो नीचे गिरा और अचानक ही हंस गिरा और उसको देखा तो उसे एक तीर लगा हुआ था, मतलब उसको चोट लगी थी। हुई पक्ष की हानि मतलब कि पक्षी को हानि हुई थी। करुणा भरी कहानी, मम्मी ये तो बहुत करुणा भरी दुख भरी कहानी है। अब माँ बोलती है, चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। अब तेरे तात थे तेरे पिताजी, उसने उस हंस को उठा लिया और उसको नया जन्म दिया, मतलब कि उसको बचा लिया। इतने में आखेट आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। आखेट मतलब कि शिकारी। उतने में ही शिकारी आ गया और वो खुश था क्योंकि उसने जो लक्ष्य, उसने जो निशाना सांधा था वो बराबर हंस को लगा था। लक्ष्य सिद्ध का मानी मम्मी, मतलब कि उसने जो शिकार किया तो उसमें उसको अभिमानी था, वो अभिमानी था। ये तो कोमल कहानी है लेकिन बहुत कठोर कहानी है, मतलब अच्छी कहानी है पर इसमें तो दुख भी बहुत है। अब माँ बोलती है, मांगा उसने आहट पक्षी, तेरे तात कीतु के रक्षी। अब तेरे पिता ने उस पक्षी को उठाया था तो शिकारी ने आकर वो पक्षी को मांगा तेरे पिताजी से, लेकिन तेरे पिताजी थे वो उसके रक्षक है, मतलब कि उसने उसको बचाया था। तब उसने जो था खगभक्षी हठ करने की ठानी, मतलब कि वो शिकारी था, वो हठ पर उतर आया कि ये पक्षी को तीर मैंने मारा है तो ये पक्षी मेरा है। हठ करके की ठानी मतलब वो भी हठ करने लगा था शिकारी। अब बढ़ चली कहानी, मम्मी अब आगे आगे बढ़ाओ, बताओ क्या क्या हुआ था कहानी में। तो उसकी माँ बोलती है, हुआ विवाद सदै निर्दयी में, मतलब कि तेरे पिताजी और शिकारी में दया भाव और निर्दयी का झगड़ा हुआ, मतलब कि तेरे पिताजी और शिकारी के बीच में बहस हुई। गई बात तब न्यायालय में, अब दोनों झगड़ने लगे तो ये बात न्यायालय में पहुंच गई। सुनी सभी ने जानी, न्यायालय में गए तो वहाँ सबने ये कहानी सुनी। सुनी सभी ने जानी मतलब कि सबने सुना और सबने समझा। बेटा पूछता है, व्यापक हुई कहानी मतलब मम्मी ये तो सबको पता चल गई होगी। माँ बोलती है, राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है कि इसका। राहुल बेटा अब मैंने तुझे स्टोरी सुनाई, अब तू इसका निर्णय कर कि जो न्यायालय था वो किसका पक्ष लेंगे, तेरे पिताजी का या तेरे शिकारी का। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। अब तू निर्भय हो के डरे बिना इस कहानी किसके पास जाएगी, चल तू बता, तेरी बानी में मुझे सुननी है। तो बेटा बोलता है, माँ मेरी क्या बानी, मैं क्यों बताऊँगा, मैं तो सुन रहा था कहानी, मैंने तो सिर्फ कहानी सुनी है, मैंने थोड़ी ना वहाँ देखा था कि क्या हुआ। तो माँ बोलती है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। अब कोई उसकी रक्षा करता है तो न्याय हमेशा उसके पक्ष में होता है। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, हमेशा न्याय दया भाव का होता है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। न्याय दया का दानी मतलब कि न्याय में भी दया होती है। तूने सुनी कहानी। तो माँ बोलती है, हाँ बेटा तूने बहुत अच्छी तरह से सीख ली है। ये मैथिली शरण गुप्त में से कविता ली गई है। अब देखते हैं उसके शब्दार्थ। सुरभि, सुरभि मतलब सुगंध जो बगीचे में होती है। झलमल मतलब चमक रहा हुआ पानी। सर मतलब तीर। पक्ष मतलब पंख, उसकी पाँख। आखेट मतलब शिकारी और आहट मतलब चोट खाया हुआ। अब देखते हैं अभ्यास। तो अभ्यास में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे और कब। राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे और कब। तो आंसर लिखिए, राहुल के पिताजी सुबह बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। राहुल के पिताजी सुबह बगीचे में भ्रमण कर रहे थे।
दूसरा है आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? तो आंसर लिखिए। आखेटक ने राहुल के पिताजी से हंस मांगा। तीसरा है उपवन की शोभा कैसी थी? तो आंसर लिखिए। उपवन में सभी जगह तरह तरह के फूल खिले हुए थे। उपवन में सभी जगह तरह तरह के फूल खिले हुए थे। चौथा प्रश्न, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? तो आंसर लिखिए। पुत्र ने कहा माँ मैं कैसे निर्णय सुनाऊँ? मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। पांचवा क्वेश्चन, प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए। आंसर लिखिए। प्रस्तुत कथा काव्य का सार इन्वर्टेड कोमा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इन्वर्टेड कोमा पूरा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों में दोबारा लिखिए। अब उसके वचन बदलने मतलब एक वचन हो तो बहुवचन करना है, बहुवचन हो तो एक वचन करना है। तो पहला वाक्य है लड़की ने नई सलवार पहनी है। तो इसको हमें बहुवचन करना है। तो लिखिए लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है। दूसरा वाक्य अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। ये भी एक वचन है तो बहुवचन करना है। तो अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। तीसरा सेंटेंस है प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। तो इसका लिखिए प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। चौथा है इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। तो आंसर लिखिए इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक है। पांचवा लास्ट, लू चलने के कारण लता सूख गई है। तो आंसर लिखिए लू चलने के कारण लताएं सूख गई है। अब देखते हैं स्वाध्याय। तो काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो पहला है वण वण के फूल खिले थे, झलमल हम हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंक हिले मिले थे, लहराता पानी हाँ हाँ यही कहानी। तो आप लिखिए इसका भावार्थ अपने शब्दों में। बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे। फूलों पर
आस की बूंदें पड़ी थी, फूलों पर आस की बूंदें पड़ी थी। पवन की झोंकों से, पवनों की झोंकों से बूंद गिरती थी, बूंद गिरती थी। हाँ हाँ पवन से पानी लहराता था, हाँ हाँ पवन से पानी लहराता था। हाँ हाँ तुम मुझे यही कहानी सुनाओ, हाँ हाँ तुम मुझे यही कहानी सुनाओ। अब दूसरा, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो इसका भावार्थ लीजिए। तू बहुत जिद्दी है, तू बहुत ही जिद्दी है, ले सुन एक दिन तेरे पिताजी, ले सुन एक दिन तेरे पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में घूम रहे थे, बड़े सवेरे बगीचे में घूम रहे थे। बगीचे में खुशबू थी, बगीचे में खुशबू थी। वहाँ बगीचे में खुशबू की लहर आ रही थी, लहर आ रही थी। अब तुम मुझे यही कहानी सुनाओ, अब तुम मुझे यही कहानी सुनाओ। अब दूसरा है, चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए। माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। वृक्ष हमें छाया और फल देगा। तीसरा है, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल ने क्या कहा होगा, सोचकर कहानी को आगे बढ़ाइए। तो ये हम कहानी में लिखेंगे, अभी नहीं लिखना है। चौथा है, अगर आप पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई है तो आप क्या करेंगे? तो ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर पाठशाला के सामने कोई दुर्घटना होती है तो मैं वहाँ जाकर उसकी तपास करूँगा। अगर किसी को चोट लगी होगी तो मैं उसको अस्पताल ले जाऊँगा। पाँचवा है, इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। तो मैं आपको बाद में लिखवा दूंगी। अब देखते हैं भाषा सज्जता। तो क्रिया का काल, इन वाक्यों को पढ़िए और क्रियापदों पर ध्यान दीजिए। मेरा प्रताप ही ऐसा है, तू मेरी बुद्धि को कुंद बताकर मेरा अपमान कर रहा है। तीसरा, तुम्हारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, फिर भी तुम बाहर आ गए। वह खान के भीतर रहता था। पांचवा, उनकी लोहा दादी की एक चपत से तेरी सारी शान चंपत हो जाएंगी। छठा, वह रात में पढ़ाई करेगा। तो पहले दूसरे वाक्य में क्रियापद है तथा कर रहा है, से स्पष्ट हो रहा है कि यह वर्तमान काल का वाक्य है। और तीसरे और चौथे वाक्य में हम देखते हैं तो था आता है या तो आ गए हैं, तो एक क्रियापद हो चुका है ऐसा संकेत देता है। तो इस क्रिया को हम भूतकाल कहते हैं। और पांचवें छठे वाक्य में क्रियापद हो जाएंगी या तो करेगा, तो ये भविष्य बताता है। तो वह न तो भूतकाल में पूरी हुई है, नहीं तो वर्तमान में हुई, तो ये क्रिया भविष्य में होने वाली है, तो यह भविष्य काल दिखाता है। तो इस तरह क्रिया के 3 काल होते हैं, वो हम सबको पता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल मतलब कि जो अभी हो रहा है उसको हम वर्तमान काल में लिखेंगे। भूतकाल मतलब जो हो चुका है उसको हम भूतकाल में लिखेंगे। और भविष्य काल, तो भविष्य काल में आएगा कि जो आगे होएगा, तो वो होगा भविष्य काल। अब याद रखें, क्रियापद के अंतिम अंश को देखकर, है, हो, हु वर्तमान में है, आ, ए, ई, था, थे, थी भूतकाल में होता है, और गा, गे, गी, को भविष्य को जाता है। लो बच्चों, अब काल पहचानो।
तो निम्नलिखित वाक्यों से क्रियापदों को देखकर अपने काल पहचान कर लिखिए। तो आपको उसके सामने लिखना है कि ये कौन सा काल का वाक्य है। तो रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। था का मतलब हुआ भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। दूसरा वाक्य है, हाँ भैया अब मैं तेरी बात मानूंगा। तो गा आया तो भविष्यकाल होता है। तीसरा, मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। हूँ मतलब कि अब हो रहा है, तो वर्तमान काल होगा तीसरा वाक्य। चौथा, तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है तो ये भी वर्तमान काल का वाक्य है। पहला है भूतकाल, दूसरा भविष्यकाल और तीसरा और चौथा है वो वर्तमान काल है। अब निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर समझिए। मैंने किताब खरीदी, खरीदी मतलब पहले खरीदी थी तो भूतकाल। मैं किताब खरीदूंगा तो ये भविष्यकाल हुआ। और मैं किताब खरीद रहा हूँ मतलब कि अभी की बात है तो वो वर्तमान काल होता है। तो निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार फिर से लिखिए। मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ तो उसको हमें भविष्यकाल में बनाना है। तो मैं अहमदाबाद जाऊँगा, मैं अहमदाबाद जाऊँगा। दूसरा वाक्य है, मेहुल मुंबई गया था, तो इसको हमें वर्तमान काल में चेंज करना है। तो मेहुल मुंबई गया है, मेहुल मुंबई गया है। तीसरा है, गीता आइसक्रीम खाएगी, तो इसको हमें भूतकाल बनाना है। तो गीता ने आइसक्रीम खाई थी, गीता ने आइसक्रीम खाई थी। तो यहाँ हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में हम चैप्टर 9 ममता के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज लिखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। और आपको पता है कि आपको होमवर्क फ्राइडे सैटरडे को भेजना है, तो भूले बिना सब लोग अपना होमवर्क भेज देंगे। तो चैप्टर 7 नंबर में आपको क्या क्या लिखना है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 से आज हमने किया, तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी आपको फेयर बुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी लिखना है। उसके बाद डायरेक्ट आपको लिखना है चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 में आपको पहले लिखने हैं अभ्यास, अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 1, 2, बाद में स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और डायरेक्ट फिर आपको लिखना है जो मैंने आपको ये की है, काल पहचान कर लिखना है वाक्य के सामने ये। और उसके बाद आपको लिखना है ये लास्ट वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार फिर से लिखिए। तो आपको इतना लिखना है और आपको फ्राइडे सैटरडे को दिखाना है। ओके। और इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो लेक्चर ख़त्म होने के बाद। थैंक यू।